नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से प्रॉपर वे में जीएस के हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे थे। तो ये यूट्यूब चैनल जो हिंदी मीडियम है, इसमें मैंने आपको बिहार स्पेशल की जो स्टैटिक पोर्शन जो होता है, जो बदलता नहीं है ज़्यादातर, जो किसी भी स्टेट का खास जिसके सवाल होते हैं, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ये कल्चर हो, ये सारी चीज़ें आपको बिहार के लिए जो मैंने आपको बिहार स्पेशल 29 क्लास में पढ़ा दिया और उसके बाहर कहीं भी सवाल जाते नहीं हैं। आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो। आप लोग को उसकी पीडीएफ दे दी, प्लेलिस्ट बना दी और आप लोग लगातार उसको देख रहे हैं। सेकंड स्टेप में मैंने ये उठा किया कि बिहार का जो 71 का एग्ज़ाम था, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बिहार का करंट अफ़ेयर पढ़ाया। अच्छे से करंट अफ़ेयर पढ़ाया बिहार का, उसका बजट पढ़ाया, उसका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने पीवाईक्यू बहुत सारे करवा दिया हर सब्जेक्ट के, जो बिहार में पूछे गए हैं। बिहार के जो मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें जो बिहार से संबंधित या जो पॉलिटी से, इकोनॉमी से, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जो पीवाईक्यू होते हैं, उनको अच्छे से करा दिया। फिर मैंने आपको इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया और बायोलॉजी प्रॉपर तरीके से चल रही है। और मैंने एक दूसरा स्टेप उठाया कि मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से लोग फँसते हैं ज़्यादा, मॉडर्न हिस्ट्री और जहाँ पे सवाल ज़्यादा आते हैं, उनको पढ़ाना शुरू किया। तो ये 2 सब्जेक्ट मैं साथ में लेके चल रहा, बायोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री। अब थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है इस वजह से, नहीं तो मैं करंट अफ़ेयर की क्लासेस डेली बेसिस पे शुरू कर दूँ, रात को 9 बजे, कि दिन भर का जो करंट अफ़ेयर हो, 20, 30, 50 जितने भी करंट अफ़ेयर हो इम्पोर्टेंट, उनको कंपाइल करके आपको शाम को एक नोट्स दे दूँ, जिससे करंट अफ़ेयर भी डेली रिवीज़न में आता रहे और लास्ट में आपको इतना बोझ ना हो करंट अफ़ेयर करने का, ठीक है? तो वो भी जल्दी करूँगा, 2-4 दिन के अंदर सेटल होके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने लगूँगा, तो करंट अफ़ेयर भी चलने लगेगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको शुरुआती चैप्टर में ये बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश जो कंपनियाँ होती हैं या जो यूरोपीय कंपनियाँ होती हैं, उनका आगमन कैसे होता है और किस तरीके से वो अपनी फैक्ट्री स्थापित करती हैं, भारत में शासन किस तरीके से धीरे-धीरे अपनी फैक्ट्री का विस्तार करती हैं। फिर उन्हीं कंपनियों में भी मतलब कि उन कंपनियों में वर्चस्व की लड़ाई होती है कि यहाँ पे कौन-सी कंपनी मतलब कि ज़्यादा व्यापार करेगी, ज़्यादा हिस्से में व्यापार करेगी या किसका शासन होगा, इस बात को लेके उनमें लड़ाई होती है। और धीरे-धीरे जो ब्रिटिश कंपनी है वो हावी हो जाती है और बाकी सारी कंपनियों को बाहर कर देती है। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी धीरे-धीरे जो यहाँ पे क्षेत्रीय राजवंश थे या राजा थे, चाहे मराठा हो, चाहे इधर बंगाल हो, चाहे मैसूर हो, चाहे इधर निज़ाम हो, उधर अवध हो, ये सारे जो हैं पंजाब हो, इन सब में धीरे-धीरे अपना कब्ज़ा करना शुरू कर देती है। तो इन कब्ज़ों के दौरान हमने बंगाल को देख लिया कि कैसे ब्रिटिश ने सारा कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद हमने मैसूर को देखा और फिर तीसरा जो हम देख रहे थे मराठों को, तो मराठों पे हमने आधी इन्फॉर्मेशन ले ली कि किस तरीके से मराठों का जो उत्कर्ष होता है, कैसे मराठा साम्राज्य जन्म लेता है शिवाजी के मतलब कि जब शिवाजी का जन्म होता है, उसके बाद मराठों का मराठा जो साम्राज्य है उसका उदय होता है। तो शिवाजी की पूरी कहानी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी कि किस तरीके से वो बीजापुर से लड़ते हैं, औरंगज़ेब से लड़ते हैं, फिर बहुत सारी पुरंदर की संधि होती है, ये सब चीज़ें होती हैं और बाद में जो शिवाजी होते हैं, वो अपने पुत्र वियोग में या तो उनका जो पुत्र संभाजी रहता है, वो किस तरीके से अपने पिता को अपमानित करता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद की कहानी इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो, अब शिवाजी का जो बेटा संभाजी होता है, ये अपने पिता की बेअदबी करता है। उनका मतलब कि जिस तरीके से ये एक मतलब कि लूज़ कैरेक्टर टाइप का आदमी था संभाजी और जहाँ भी जाता है वहीं भी शादी कर लेता है। तो इस वजह से इसको इसके पिता शिवाजी समझाते हैं बार-बार कि ऐसा मत करो आप मतलब कि तुम एक सरदार के बेटे हो या मराठा साम्राज्य के जिन्होंने नेतृत्व किया उसके लड़के हो, तुम पे ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। लेकिन ये 20 मतलब की सभा में अपने पिता को भी मतलब कि बदतमीज़ी से बात करता है, यही सब चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं मतलब कि किताबों में। तो उसकी वजह से शिवाजी क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उसी दुःख में इनको इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि धीरे से फिर उनकी 1680 में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो मराठा जो सरदार होते हैं कि कितना भी मतलब कि आंतरिक कलह हो, लेकिन बनाएँगे जो शिवाजी का पुत्र संभाजी होता है, इसी को सबसे मतलब कि पहले राजा बनाएँगे। इसलिए क्योंकि आंतरिक कला तो है, लेकिन बाहर में आंतरिक कला दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये साम्राज्य की बात है। तो इसलिए शिवाजी को जो सबसे बड़ा पुत्र होगा ना, उसी को जो है राजा बनाया जाएगा। इसीलिए इस संभाजी को जो मराठा सरदार और रहते हैं, शिवाजी के सहयोगी रहते हैं, इसी संभाजी को आगे चल के राजा बनाते हैं। 1680 से 89 तक ये जो है शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र होता है, इसीलिए इसको राजा बनाया जाता है और ये शासन करता है। होता क्या है कि उधर जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में किसका शासन चल रहा था? इधर अकबर का शासन चल रहा था। तो वो मतलब कि औरंगज़ेब का शासन चल रहा था। शिवाजी की मृत्यु हो जाती है।
तो अकबर का मतलब कि जो औरंगजेब रहता है, इसका एक पुत्र रहता है, उसका भी नाम अकबर रहता है, लेकिन वो अकबर नहीं है। ये औरंगजेब है, इसका एक पुत्र रहता है अकबर। वो क्या काम करता है कि वो बहुत अच्छा मतलब कि बेटा रहता है औरंगजेब का, जो मतलब कि समावेशी टाइप की नीति, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना करने वाले टाइप का मतलब कि रहता है उसका नेचर। तो वो क्या करता है, अपने बाप की या औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ होती हैं, जो कट्टर धार्मिक नीतियाँ होती हैं, उनका विरोध करता है। जिसकी वजह से जब ये विरोध करता है और ये जब भाग के वहाँ से भागता है, तो ये क्या करता है, जो संभाजी रहते हैं, ये इसको मतलब कि अपने राज्य में समर्थन दे देते हैं और इसको अपने राज्य में मतलब कि जो मराठा था वहाँ पे संरक्षित करके इसको अपनी जगह दे देते हैं वहाँ रहने के लिए। अब देखो संरक्षण जैसे दे दिया और ये सोचते हैं कि हमने तो मुगल बादशाह जो है उसके बेटे को संरक्षण दे दिया, लेकिन इस बात से बिना बात के मतलब कि कुछ होता नहीं। मतलब कि मुगल अलग चल रहे थे, ये संभाजी, इनसे लड़ाई नहीं हो रही थी, थोड़ा शांति वाला माहौल था, लेकिन संभाजी वही है कि बिना बात की उंगली कर दी, जिसकी वजह से ये जो औरंगजेब है ये आता है और 1689 में इनकी संभाजी की हत्या कर देता है। अब बताओ, हत्या करके, और इनका जो संभाजी का एक बेटा रहता है जिसका नाम साहू जी रहता है, उसको, संभा का बेटा रहता है ये, इसको गिरफ्तार करके मतलब कि अपनी कैद में रख लेता है। अब बताओ, इसको ये कैद में हो गए, उधर संभाजी मारे गए। तो अब मराठा सरदार क्या करते हैं कि जो मतलब कि बहुत सारे रहते हैं, वो सोचते हैं अब किसको राजा बनाया जाए, क्योंकि देखो जो ये दोनों अब जो पद पद है या गद्दी है ऐसे खाली तो रह नहीं सकती। तो किसको मतलब कि जो मतलब जो शिवाजी की जगह या संभाजी की जगह किसको बैठाया जाए। तो शिवाजी की जो दूसरी पत्नी रहती हैं, उनका एक बेटा रहता है राजा राम। तो शिवाजी की दूसरी पत्नी का जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है राजा राम। तो वही उसी को गद्दी पे बैठाते हैं, जो 1689 से 1700 तक गद्दी पे बैठता है और बाद में ये अपनी राजधानी रायगढ़ शिफ्ट कर लेता है। पहले राजधानी रायगढ़ महाराष्ट्र के ही क्षेत्र में रहती है और उसको रायगढ़ से सतारा, ये जो राजा राम है ये से मतलब कि शिफ्ट कर लेता है। इसकी मृत्यु जो है 1700 ईस्वी में हो जाती है। अब बताओ फिर गद्दी खाली हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका एक पुत्र रहता है, ये जो राजा राम है, इसका नाम रहता है शिवाजी द्वितीय। तो क्या नाम रहता है? शिवाजी द्वितीय। और ये जो राजा राम है ये शिवाजी की दूसरी पत्नी का बेटा रहता है और इसी का एक पुत्र रहता है शिवाजी द्वितीय। और राजा राम की पत्नी का नाम रहता है ताराबाई। तो ताराबाई कौन है? राजा राम की पत्नी है। और शिवाजी द्वितीय कौन है? इस राजा राम का पुत्र है। और राजा राम कौन है? ये शिवाजी की दूसरी पत्नी का पुत्र है। और संभाजी दूसरी मतलब की पत्नी के पुत्र थे। और संभाजी का बेटा इस समय साहू जी जो है औरंगजेब की कैद में है। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी की जो मतलब कि जो राजा राम की जो पत्नी ताराबाई रहती हैं, ये शिवाजी सेकंड जो इनका पुत्र रहता है उसी को जो है राजा घोषित करवा के जो और इसी के नाम से शासन चलाती हैं। मेन जो हेड रहती है वो ताराबाई ही रहती हैं, लेकिन शासन जो चलाते हैं मतलब कि शिवाजी सेकंड के नाम से। तो शिवाजी सेकंड जो बच्चा था, इसका शासन 1700 से लेकर 1707 तक चलता है। ठीक है। होता क्या है कि उधर औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है 1707 में। देखो पूरा कहानी के रूप में बता रहा, कहानी के रूप में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती जा रही, उनको आपको धीरे से मतलब कि दिमाग में रखते जाना है। टोटल कहानी के रूप में जैसे ही आप याद करोगे ना, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें 30 मार्क वाला कोई काम नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको थोड़ा सा कहानी टाइप में या इंटरेस्टिंग बना के जब याद किया जाता है ना, तो सारा याद हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको करना, स्टेप बाय स्टेप बताता चला जा रहा पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य एक कहानी के रूप में। तो यही चीज़ें दिमाग में रखो, सारा फैक्ट आपको याद हो जाएगा। और सवाल इन्हीं से बनते हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर के सवाल देख लो, सारे सवाल इन्हीं से बने हैं। और जो भी सवाल एक्स्ट्रा होंगे उनको भी मैं कंपाइल करके आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो आपका कुछ भी यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो देखो, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो जो राजगद्दी पर मुगल साम्राज्य का बेटा बैठता है उसका नाम रहता है बहादुर शाह प्रथम। तो अब ये शासक बन गया उधर। अब जब बहादुर शाह प्रथम शासक बन जाएगा तो ये दिमाग लगाएगा कि मराठों में जो आंतरिक कला है, या ताराबाई जो शिवाजी को बना के बैठी है, और इधर अगर जो ये साहू जी है जो मतलब कि संभाजी का बेटा है, इसको आज़ाद कर दूं, तो दोनों अलग अलग पत्नियों के जो बेटे हैं, जैसे ताराबाई अलग उसके भाई की बीवी थी, मतलब कि दूसरे पत्नी की बीवी थी, और इधर जो साहू जी है ये दूसरे का लड़का था, संभाजी का लड़का था। तो ये जो दोनों में आंतरिक कलह हो जाएगी और ये दोनों आपस में ही संघर्ष करने लगेंगे। तो ये दिमाग लगाया किसने? बहादुर शाह प्रथम ने, कि ताराबाई और जो संभाजी का पुत्र साहू जी जो अभी तक औरंगजेब के कब्जे में था, इस साहू जी को मैं आजाद कर देता हूँ, और जिससे ये मराठे आपस में ही लड़ भिड़ जाएं, किसके लिए? गद्दी के लिए। तो इसमें ये और जो
उधर ताराबाई हैं जो शिवाजी को बना के बैठी थी, और ताराबाई ही शासन चला रही थी। तो कोई भी जो साम्राज्य होता है उसमें देखो शुरुआती शासन जो व्यवस्था रहती है, पहली बात तो वो क्या है कि पुरुषवादी जो मानसिकता होती है वो इनके खिलाफ काम करती है। जो बड़े बड़े सरदार होते हैं वो सब पुरुष ही होते हैं, तो किसी भी तरीके से वो ताराबाई को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और इधर जो साहू जी है ये भी आज़ाद हो जाता है। तो जब साहू जी मतलब कि नियम से तो यही बनता ना, साहू जी ही, लेकिन जब साहू जी कैद होता है तो उसकी वजह से जो ताराबाई है वो शिवाजी को मतलब कि वो क्या बोलते हैं, जो राजा राम बन जाते हैं। और राजा राम का बेटा जो रहता है शिवाजी सेकंड, जो ताराबाई मतलब कि राजा राम की पत्नी होती हैं, तो शिवाजी सेकंड को बना दिया जाता है। नियम से तो साहू जी को बनना था, लेकिन साहू जी कैद में है। तो जब छूटते हैं तो फिर दोनों के बीच में ये जब मतलब कि दरबार में पहुंचते हैं तो साहू जी और ताराबाई के बीच में युद्ध होता है, जिसकी मतलब कि ये कौन सा युद्ध था, ये था वर्चस्व का युद्ध कि राजा कौन बनेगा, ठीक है। तो 1707 में खेर की लड़ाई, उसको खेर का युद्ध बोलते हैं, खेर मैदान का युद्ध। इसमें साहू जी और ताराबाई के बीच में युद्ध होती है। और जो मराठा सरदार होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो साहू जी का जो ओरिजिनल जो मतलब कि शिवाजी के पोते थे जो साहू जी, इनका साथ देते हैं, ना कि ताराबाई का। तो इस युद्ध में साहू जी जीत जाते हैं, ताराबाई हार जाती हैं। अब ये साहू जी मेन शासक बनेंगे। और उधर जो सरदार साथ दे रहे थे उनमें जो मेन सरदार थे वो बालाजी विश्वनाथ थे, उनका नाम बालाजी विश्वनाथ था। अब ये जब बालाजी विश्वनाथ इतने अच्छे तरीके से साहू जी का साथ देंगे जिससे साहू जीत जाएंगे, तो बालाजी विश्वनाथ जो इस समय थे वो एक राजस्व अधिकारी थे। और इनकी मदद से जो है साहू जी जो खेर की लड़ाई में ताराबाई को हरा देते हैं, और फिर यही जो है आगे साहू जी का शासन शुरू होता है। तो साहू जी का शासनकाल बड़ा लंबा है, 1707 से लेकर 1749 तक ये शासन बनते हैं। और छत्रपति जैसे ही बनते हैं, तो मैंने आपको 8 पद बताए थे कि शिवाजी 8 लोगों के माध्यम से मतलब कि अपना साम्राज्य चलाते हैं। बाद में उसमें एक राजा राम होते हैं, वो एक पद और प्रतिनिधि का जोड़ देते हैं, बाकी सारा कुछ वहीं से चलता रहता है। तो उसमें पेशवा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का। अब बालाजी विश्वनाथ जब इनका साथ इतने बढ़िया तरीके से देते हैं साहू जी का, तो जैसे ही छत्रपति बनते हैं साहू जी, तो ये क्या करते हैं कि 1713 में जो साहू है ये क्या करता है कि बालाजी विश्वनाथ जो इनको बहुत अच्छे से मतलब की सहायता किया था उसको ये बना देते हैं पेशवा। तो कौन पेशवा हो जाता है, बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा बनते हैं किस साहू जी के कार्यकाल में 1707 में। तो ये पहले पेशवा हैं जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ, ये प्रथम पेशवा है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रथम पेशवा कौन है, तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। इस दिमाग में रखना, 1707 से लेकर 1749 तक इनका शासनकाल रहता है साहू जी का। अब एक साहू जी के बाद एक और राजा बनते हैं, राजा राम सेकंड, अभी आगे आएंगे। तो ये राजा राम सेकंड जो है ये 1749 तक शासन कर रहे हैं, और 1750 में जब राजा राम सेकंड आएंगे, इसके बाद ये राजा राम जो सेकंड है ये बहुत कमजोर आदमी हो जाता है। जैसे ही कमजोर से छत्रपति होगा, तब मराठा के सरदार के जो पेशवा रहेंगे ना वो कह देंगे कि अब ये छत्रपति कोई नहीं बनेगा, अब सारा का सारा जो साम्राज्य है वो पेशवा चलाएंगे, क्योंकि अब ये कमजोर हो चुका है, ये बहुत अच्छे से शासन नहीं संभाल पा रहा, मराठा राज्य इसकी वजह से कमजोर हो रहा। तो अब पेशवा का जो पद है, ये छत्रपति का जो पद है वो समाप्त किया जाता है। तो किसके समय काल में समाप्त किया गया, राजा राम सेकंड के शासनकाल में छत्रपति का जो पद है वो समाप्त किया गया। और उसके बाद जो पद मतलब कि रूलर होंगे वो कौन होंगे, पेशवा होंगे। तो दिमाग में ये रखना है, ठीक है। अब देखो उधर जब साहू जी 1707 में 1749 तक इस मतलब कि पेशवा मतलब छत्रपति बन जाते हैं, और बालाजी विश्वनाथ को है पहला पेशवा बनाया जाता है। तो पहला पेशवा कौन था, ये प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ, ये 1713 से लेकर 1720 तक रहते हैं। और जो साहू जी है ये कब तक रहते हैं, 1749 तक। तो बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, ये जो बालाजी विश्वनाथ रहते हैं। तो बाद में भी जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका बेटा बनता है दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम, ये 1720 से लेके 40 तक रहता है। कितने साल तक, 20 साल तक ये पेशवा रहता है। तो दिमाग में ये रखना है कि जो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, इनका बेटा बनता है 1720 से लेकर 1740। देखो ये सब क्रम पूछता है भला कि बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद कौन पेशवा वाला, बालाजी बाजीराव। मैं बताऊंगा, एक बढ़िया ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब बाजीराव प्रथम के विषय में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट पेशवा है। और अगर मराठा का अगर चरमोत्कर्ष देखना है तो एक तो शिवाजी के काल में हुआ, और दूसरा ये जो व्यक्ति है जिसको मतलब बाजीराव प्रथम कह रहे हैं, इसके समय काल में मराठों का मतलब कि अपने चरम पे रहती हैं इनकी शक्तियां। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, बाजीराव प्रथम। जो आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखे हैं वो इसी पे बनी है, बाजीराव प्रथम पे। तो इनका शासन जो रहता है
1720 से लेकर 1740 तक रहता है। सबसे महान और सबसे शक्तिशाली पेशवा रहता है। ये क्या कहता है कि इसके समय पे जो मराठा शक्ति है अपने चरम पर रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? ये अपने साम्राज्य विस्तार पे बहुत ज्यादा बल देते हैं। कौन? ये देखो, छत्रपति यहाँ पे है। छत्रपति कौन है? छत्रपति साहू जी ही है। लेकिन उस समय जो ये पेशवा है वो कौन है? बालाजी बाजीराव प्रथम। क्योंकि अभी 49 तक तो ये रहेंगे, उसके बाद राजा राम सेकंड बनेंगे। तो वहां तक अभी पेशवाई वाला ही सिस्टम चल रहा, मतलब कि छत्रपति वाला। लेकिन इसमें पेशवा बहुत ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा। ठीक है। और पेशवा जो है ये बहुत ही महान, अब पेशवा के बारे में बात होने ज्यादा शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो शक्तिशाली जो लोग हो रहे उन्हीं के विषय में बात हो रही। ठीक है। और छत्रपति तो है अभी। ठीक है। तो वो 1700 लास्ट में छत्रपति का पद समाप्त होता है जब राजा राम सेकंड आ जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है किसका? ये बाजीराव प्रथम होता है पेशवा। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अपने साम्राज्य का इस तरीके से विस्तार करना कि मेरा जो साम्राज्य वो कटक उड़ीसा से लेके अटक यानी पाकिस्तान तक होना चाहिए। तो इनका उद्देश्य रहता है, ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति है जो इस तरीके का कथन कहता है कि मेरा साम्राज्य जो है कटक से लेके अटक पाकिस्तान तक होगा? तो वो बाजीराव प्रथम ही शासक है। इतना महत्वाकांक्षी शासक होता है। ये क्या काम करता है? ये बताता है कि जो मुगल साम्राज्य है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जो टहनियां हैं, जो शाखाएं हैं, इस पर प्रहार कर रहे हो। इससे थोड़ी ना कुछ होगा। अगर आपको इसकी मतलब कि जड़ों पे प्रहार करो तभी जाके कुछ होने वाला है। या ये भी कहता है, मतलब कि ये बातें कौन करता है? ये बाजीराव प्रथम ही करता है कि मुगल सम्राट जो जर्जर है, और कहा कि इसकी शाखा में प्रहार करने से बेहतर है इसकी जड़ों में प्रहार किया जाए और इसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। तो ये बातें कौन करता है? ये बाजीराव प्रथम करते हैं। मस्तानी नामक एक महिला रहती है, उसी के साथ इसकी प्रेम प्रसंग चलता है। इसी कहानी मतलब कि हमको सुनने को मिलती है। एक नर्तकी रहती है, जो जो मूवी देखे हैं ना बाजीराव मस्तानी, वो इन्हीं के विषय में। ठीक है। अब ये इस समय जो साहू जी रहते हैं, जब इस तरीके की बातें करता है ना कि मेरा साम्राज्य जो है कटक से लेकर अटक तक होगा, तो इस समय पेशवा जो छत्रपति वो कौन है? साहू जी हैं। तो वो कहते हैं कि आप जो है ना, ये पेशवा को कहते हैं कि आप जो है ना एक योग्य पिता के, जो बालाजी विश्वनाथ थे, योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। 20 साल के कैरियर में ये जो बाजीराव प्रथम है ना, 40 युद्ध लड़ा है और 40 में से एक में भी नहीं हारा है। अगर ये कहा जाता है कि अगर ये जो पेशवा है अगर ये रहा होता ना, तो भारत का नक्शा ही कुछ और रहा होता। ठीक है। अब देखो इसने क्या किया कि बहुत सारे मराठा सरदार होते थे, तो उनको मिला के एक मराठा संघ बनाया कि हम अगर मजबूत रहना है तो हमको जुड़ना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। और इसी को मराठा संघ कहते हैं कि सब मिल के निर्णय लेते हैं और इनका एक हेड होता है जो पेशवा होता है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मराठा के इलाके थे, उन सबको इसने जोड़ दिया। जैसे ग्वालियर के सिंधिया थे। ठीक है। ये सब मराठा के मतलब की सरदार हैं, तो इनका मराठा संघ के लोग हैं। तो ग्वालियर में सिंधिया का शासक था, इंदौर में होलकर का था, बड़ौदा में गायकवाड़ का था, नागपुर के भोसले थे और पुणे के पेशवा ही थे। तो ये सब मिल के जो ये पेशवा तो पुणे का ही था, तो ये सब मिल के जो है शासन करेंगे, मतलब कि एक मराठा संघ बनाएंगे कि अगर किसी से लड़ना है ना तो हमको मिल के लड़ना है, अलग होके नहीं लड़ना है। तभी हम इन मुगल बादशाह से या निजाम से, हैदराबाद का या मैसूर से या अंग्रेजों से टक्कर ले पाएंगे। तो इस तरीके से ये मराठा संघ की भी नींव रखता है। कौन? ये जो है बाजीराव प्रथम। और जब तक ये मतलब कि पेशवा जिंदा रहेगा बाजीराव प्रथम, तब तक ये मराठा संघ भी मजबूत रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु होती है बाजीराव प्रथम की, वैसे ये मराठा संघ भी टूट जाता है। तो कोई पेशवा कहीं पंजाब में हमला कर रहा, कोई कहीं हमला कर रहा, सब इतने बिखर जाते हैं कि ये जो लोग हैं एक साथ न रहने की वजह से जो पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। ठीक है। तो कुछ और इंफॉर्मेशन है बाजीराव के विषय में, वो भी समझ लो। 1728 में जो है तालखेड़ा का युद्ध होता है। बाजीराव प्रथम और हैदराबाद का जो निजाम रहता है, जो मतलब कि आपने मूवी में देखा होगा, जो क्या बोलते हैं, जो बहुत मोटी आवाज वाला जो एक्टर है, क्या नाम है उनका, मुस्लिम एक्टर हैं, वो बने रहते हैं इसमें, मतलब कि राजा मुराद। तो वो बने रहते हैं हैदराबाद के निजाम, और इनके बीच में जो बाजीराव प्रथम है वो, उनके दोनों के बीच में युद्ध होता है। इसको हम तालखेड़ा का युद्ध बोलते हैं और ये 1728 में होता है। और इसमें जो बाजीराव प्रथम है ये विजयी होता है और हैदराबाद का जो निजाम है ये हार जाता है। और 1728 में फिर इनके बीच में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं मुंजी शिवगांव की संधि। इस संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। तो ये याद रखना कि मुंजी शिवगांव की संधि किसके बीच में होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, कुछ भी मतलब कि फालतू नहीं है इसमें। ठीक है। अब देखो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, पहला पेशवा, देखो पेशवा का क्रम बताता हूँ जिस तरीके से, मतलब कि सवाल कहाँ से बनेगा। पहला पेशवा क्या है? बालाजी
बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ। दूसरा पेशवा कौन बना? बाजीराव, बाजीराव प्रथम। जो एज है ना वो भी याद करना, जो मतलब कि समय काल है। और तीसरा अब देखो तीसरा जो पेशवा बनता है उसका नाम क्या रहता है? एक अक्षर तो इससे लो ये देखो, एक मिनट, एक अक्षर तो पहला जो इससे ले लो और दूसरा इससे ले लो, तीसरा क्या कौन बन जाएगा? बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव, उन दोनों नाम को मिला के तीसरा पेशवा बनता है। और फिर आगे मैं बता रहा, वो सब कुछ याद होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो तीन इनका क्रम पूछा था हर एग्जाम में, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ 71 का, उसमें भी ये पूछा गया क्रम सबका। तो ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब देखो जो बालाजी जो बाजीराव प्रथम है, ये जब मतलब कि जिंदा रहते हैं तो मराठा संघ है जो ढंग से काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही जो है ये इनकी मृत्यु होती है बाजीराव प्रथम की, वैसे ही मराठा जो संघ है वो कमजोर पड़ने लगता है। और कोई मतलब कि कहीं आक्रमण कर रहा, कोई कहीं आक्रमण कर रहा, और साथ में न रह जाने की वजह से जो है उधर पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। तो उसके विषय में हम लोग अब समझेंगे कि बालाजी बाजीराव जो 1740 से 61 तक ये पेशवा बनते हैं, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना, अगले पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। अब देखो इन्हीं को नाना साहब के नाम से जानते हैं। इनके समय जो मराठा संघ होता है वो कमजोर हो जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप जब मराठा संघ कमजोर होगा तो पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। होता क्या है कि यही जो मराठा संघ है, इनमें से एक जो मराठा संघ का मतलब कि हिस्सा था, वो क्या काम करता है कि पंजाब में एक जो अहमद शाह अब्दाली रहता है उसका एक नुमाइंदा रहता है, उस पे जो है हमला कर देता है। अब बताओ जो पंजाब में अहमद शाह अब्दाली है उसका नुमाइंदा जो पंजाब जाके जो पंजाब में नुमाइंदा था उसका, मतलब उसने ही एक जगह बसाया था जिसका सपोर्ट जो है अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट इसको था। और पंजाब में यही मराठा सरदारों में से एक जाके हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जाके अहमद शाह अब्दाली से बताता है कि सरदार मतलब कि हम पे हमला किया गया। मैंने बताया भी कि मैं अहमद शाह अब्दाली का मतलब कि मेरे जो केयर टेकर है या जो मतलब कि जिनका सपोर्ट मुझे है वो अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद भी नहीं माने हैं मराठा और मेरे पे हमला किए हैं। तो इसी को लेके जो अहमद शाह अब्दाली है ये गुस्सा आ जाता है। और पहले क्या होता था कि मराठा सब जब मजबूत रहता था, एक साथ रहता था, तो कोई हमला इन पे नहीं कर पाता था, और ये फालतू किसी में टांग भी नहीं अड़ाते क्योंकि नेतृत्व ऐसा था। लेकिन जैसे ही बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, नेतृत्व कमजोर हो जाता है, बादाजी बाजीराव आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका जो बालाजी बाजीराव है, इनका एक भाई रहता है सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, बालाजी का भाई। और दूसरा जो रहता है मतलब इनका बेटा विश्वासराव, ये बालाजी का बेटा रहता है। तो ये दोनों युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं किससे? पानीपत के मैदान में, ये अहमद शाह अब्दाली से। अब देखो उधर अहमद शाह अब्दाली जब जाता है और इनको जो है एक पता नहीं कौन व्यक्ति सलाह दे देता है कि देखो युद्ध में ना बहुत टाइम लग सकता है, तो जो सैनिक है उनको होम सिकनेस हो सकता है, घर की याद आ सकती है। तो ऐसा करो जो पत्नियां हैं इनके बच्चे इनको भी युद्ध में लेके जाओ, क्योंकि लंबा युद्ध खिंच सकता है। तो बताओ अब जितनी सामग्री लेके जानी होती है उससे ज्यादा, सैनिक से ज्यादा तो असैनिक लोग जा रहे हैं, महिलाएं जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। तो बताओ युद्ध के मैदान में अगर ये सब लेके जाएंगे, ये सदाशिवराव भाऊ विश्वास राव, तो युद्ध कहीं से भी युद्ध जीतने की संभावना बनती है। तो इतना बेवकूफ़ी वाले ये लोग काम करते हैं। और देखो अहमद शाह अब्दाली क्या करता है कि उस समय जो शासक रहते हैं, जैसे रोहिलखंड का जो कौन सा शासक रहता है, रोहिलखंड का नजीब जंग, और जो अवध का शासक रहता है शुजाउद्दौला, इनसे अगर ये बालाजी राव जो है रसद मांगते या जो सामग्री मांगते, क्योंकि सामग्री तो लिमिटेड होगी, रसद या जो खाने पीने की सामग्री वो तो लिमिटेड होगी ना, तो ये सामग्री मांगते उससे पहले अहमद शाह अब्दाली ने ही कहलवा दिया कि हमको रसद चाहिए। तो इनको जो है रसद अहमद शाह अब्दाली को, जो रोहिलखंड है जो मतलब कि नजीब जंग है वहाँ से आ रही, और जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला है वहाँ से आ रही अहमद शाह अब्दाली को। और इनके लिए जो रसद आनी थी सदाशिवराव भाऊ और ये जो विश्वास राव है, इनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो इधर रास्ते को ब्लॉक कर दिया और फिर क्या करता है, वेट करता है कि जो है सदाशिवराव भाऊ अविश्वास राव को वेट करवाता है कि भाई जब तक इनका रसद है खत्म हो जाए ना, रसद मतलब खाने पीने की जो सामग्री है, जो जीने के लिए चाहिए सब चीजें, जो युद्ध लड़ना है तो लेके जाना है, तो वेट करता रहता है कि जब तक इनकी सामग्री खत्म ना हो जाए तब तक मैं युद्ध रोके रहूं। और जब ये युद्ध खत्म हो मतलब कि रसद इनका खत्म होगा, खाने पीने की सामग्री खत्म होगी, तब तो इनको हराना बहुत आसान हो जाएगा। अब बताओ उधर रसद इनकी मतलब कि समाप्त हो रही, और जो एक मतलब कि रसद समाप्त हो रही, तो जो
कोई भी बाप रहेगा जो युद्ध लड़ने जाएगा, उसमें अगर उसका बेटा है, पत्नियां हैं, खाने के लिए 10 रोटी है या इस तरीके की चीजें हैं, तो भाई पहले तो यही देखेगा उसके बच्चे और जो बीबी है उनका पेट भरे ना। तो सैनिक जहां 10 रोटी खाने वाला था वो धीरे धीरे 2 रोटी खाने लगा, कई बार तो सैनिक भूखे तक रहने लगे। अब बताओ किसी भी तरीके से वो लड़ने के लायक बचे हैं? तो ये स्थिति हो गई थी। तो ये अहमद शाह अब्दाली से पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में, और ये अहमद शाह अब्दाली इनको पराजित कर देता है। और जाट नेता इस समय सूरजमल रहते हैं, ये जो है सदाशिवराव भाऊ इनको सबको समझाते हैं और कहते हैं पेशवा तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ये सदाशिवराव भाऊ जो जाट नेता सूरजमल रहते हैं इनकी बात नहीं मानता। तो ये चुपचाप हट जाते हैं कि जो मन हो करो, इस तरह की बातें करते हैं, और ये सूरजमल जो है वहां से हट जाते हैं। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किसने किया? पंडित काशी राज ने। तो ठीक है, अब ये कहा जाता है कि ये जब युद्ध होता है तो ये दोनों जो सदाशिवराव भाऊ हैं और विश्वास राव, ये दोनों मारे जाते हैं। इन्हीं के संदर्भ में एक सेंटेंस आता है कि 2 मोती युद्ध में विलीन हो गए। कौन? सदाशिवराव और विश्वास राव, ये दोनों मर जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये दोनों तो विलीन हो गए, सैकड़ों सोने चांदी विलीन हो गए, और तांबे पीतल की तो कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो मोती हैं वो कौन थे? ये दोनों थे। सोना चांदी कौन थे? जो मराठा के सरदार बहुत सारे होते थे वो थे। और तांबे पीतल कौन थे? जो सैनिक होते थे वो थे। तो इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, जिसकी वजह से भी इतना सब कुछ हो जाता है। तो इतना धक्का बालाजी बाजीराव को लगता है कि इसकी भी मृत्यु 1761 में हो जाती है। तो आपने ये समझा पूरा का पूरा? अब देखो, तो ये सारा कुछ हो जाता है। अब जो जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो अब जो मराठा संघ होता है वो माधवराव जो इनका बेटा रहता है वो उसको मतलब कि पेशवा बनाते हैं। किसको? माधवराव को। लेकिन माधवराव को की जो है 1772 में जाके मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो बेटा रहता है नारायण राव, उसको 1772 में से बनाया जाता है। और फिर उसके बाद जो पेशवा रहता है माधव नारायण राव, और उसके बाद पेशवा बनता है बाजीराव सेकंड। अब मैं पूरी कहानी बता रहा, बस पेशवा का नाम इसलिए बता रहा। देखो, अभी 3 पेशवा का नाम मैंने बताया कि बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव, ये तीनों का क्रम याद होगा। अब इनके क्रम से सवाल पूछता है, इसके बाद कौन जो पेशवा बना? देखो 3 ये बन गए, उसके बाद कौन सा है? देखो माधवराव, इसके बाद पेशवा बनता है माधवराव। माधवराव ऐसे बताऊंगा कि सब याद हो जाएगा। उसके बाद कौन बना? नारायण राव। नारायण राव, तो 2 ये हो गए। अब इन दोनों का नाम जोड़ो, माधव नारायण राव, नारायण राव। ठीक है, ये देखो ये तीनों बन गए। इसके बाद बालाजी बाजीराव, बाजीराव सेकंड। तो ये क्रम है। 3 का तो मैंने आपको दूसरे इस तरीके से बताया कि भाई बालाजी विश्वनाथ एक का नाम, दूसरा बालाजी बाजीराव प्रथम, और दोनों के नाम से इनका नाम बन गया। फिर एक नया नाम आया माधवराव नारायण राव, इन दोनों के नाम से इसका नाम बन गया, और लास्ट में बना बाजीराव सेकंड। तो इस तरीके से पेशवा का क्रम याद रखो, इनसे सवाल बनते हैं। ठीक है, अब देखो, जब माधव जो राव होता है, ये जब पेशवा बनते हैं तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका एक भाई रहता है जिसका नाम रहता है रघुनाथ राव, जिसको राघोबा भी कहते हैं। अब ये सोचता है कि जब मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो योग्य तो मैं हूं, तो मुझे शासक बनना चाहिए। लेकिन मराठा जो सरदार रहते हैं वो हेरिडिटरी जो नियम होते हैं, जो मतलब पिता का जो जो राजा रहता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वैसा नियम चलता है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि नहीं, नारायण राव ही जो है शासक बनेगा, उसको बना देते हैं। फिर ये क्या काम करता है रघुनाथ राव, ये नारायण राव की हत्या कर देता है और अपने आप को पेशवा घोषित कर देता है। कौन? नारायण राव। ये जो रघुनाथ राव है, ये राघोबा। तो जैसे ये हत्या कर देता है, अब बताओ इसके जो मराठा सरदार रहेंगे बहुत सारे, वो इससे तो नाराज हो जाएंगे। तो नाराज होने के बाद ये मराठा सरदार रहते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई, ये पेशवा नहीं बनेगा, और पेशवा जो बनेगा नारायण राव का बेटा माधव नारायण राव ही बनेगा, क्योंकि तुम इसकी हत्या कर चुके हो। तो इसको पेशवा बना देते हैं। और जैसे इनकी सहायता कौन करता है कि जो नाना फडणवीस रहते हैं, जो सरदार रहते हैं, और इन सब की 12 सदस्यों की एक परिषद रहती है जिसको 12 भाई परिषद बोलते हैं, ये इनकी सहायता करते हैं माधव नारायण को पेशवा बनाने में, और रघुनाथ राव को हटाते हैं कि भाई तुम पेशवा नहीं बनोगे। अब देखो, जब ये सब हो जाता है तो ये जो रघुनाथ राव है, जो पेशवा नहीं बन पाता है, ये क्या काम करता है? भाग के अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। अब देखो, यहीं से सारा खेल गड़बड़ हो जाता है कि आंतरिक कला में तुमने अंग्रेजों को शामिल कर लिया। अब जब ये पेशवा नहीं बन पाता है, और उधर जो मतलब कि मराठा सरदार रहते हैं माधव नारायण राव को पेशवा बना देते हैं, तो ये जब भाग के चला जाता है अंग्रेजों की शरण में,
और अंग्रेजों से एक संधि कर देता है जिसको सूरत की संधि बोलते हैं। ये सब कहानी अभी मैं कहानी बता रहा, उसके बाद किस तरीके से युद्ध होता है वो भी बताऊंगा। तो जब अंग्रेजों से संधि कर लेता है ये रघुनाथ राव, तब ये अंग्रेजों से क्या संधि करता है कि जिसको सूरत की संधि बोलते हैं, कि अंग्रेज जो होंगे 2500 सैनिकों के मदद करेंगे और बदले में जो अंग्रेजों को सालसेट और बसीन का क्षेत्र मिलेगा। और ये संधि कौन करता है? ये संधि जो बंबई प्रेसिडेंसी होती है जो अंग्रेजों की, वो करती है। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी ये कहती है कि अभी तो हम मैसूर से उलझे हैं और आप इधर सब उलझे जा रहे हो, तो इतना जल्दी ये सब करोगे तो मैसूर भी हाथ से निकल जाएगा और इधर जो है मराठा भी हाथ में नहीं आएंगे। तो ये संधि को जो बंगाल की प्रेसिडेंसी होती है अंग्रेजों की, वो बहुत मजबूत होती है। उधर गवर्नर जनरल देखो कब की बात है, 1795 की, ये 1772-73 की बातें हैं। उधर वारेन हेस्टिंग तो था ही। तो वो क्या करता है कि ये जो बंगाल जो ये मतलब कि बंबई प्रेसिडेंसी जो समझौता करती है सूरत की संधि, इसको वो खारिज कर देते हैं और कहते हैं। और फिर बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी क्या करती है, जो नाना फडणवीस या 12 भाई परिषद होती है, इनसे एक नई संधि करती है, पुरंदर की संधि। और ये कहते हैं कि जिनको आप राजा बनाना चाह रहे हो, माधव नारायण राव को पेशवा बनाना चाह रहे हो, उसको पेशवा बने रहने दो, उसको पेशवा बना दो। और जो ये राघोबा है, या जो मतलब ये रघुनाथ राव है, इसको पेंशन दे दो, इसको पेंशन दे के शांत कर दो। और रघुनाथ राव को मतलब कि समर्थन कंपनी नहीं करेगी उधर, क्योंकि फ्रांसीसियों की भी पावर बढ़ रही थी। तो ये अंग्रेजों ने ये सोचा कि जल्दी से इसको जो है इस मामले को निपटाओ, कहीं हम इसी में ना फंसे रह जाए। वो फ्रांसीसी जो कम है पावर, वो भी बढ़ गई। उधर मैसूर भी, हाँ टीपू भी जिंदा है। अभी देखो टीपू तो जिंदा है, 1799 जाके मरता है। तो टीपू मतलब कि हैदर अली है, टीपू है, ये सब हैं। तो क्या है कि उधर जो है ये सब में ना फंसे और इससे क्या हो कि जल्दी से ये एक संधि करके इनको निपटाओ। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी क्या करती है, पुरंदर की संधि नाना साहब से करती है, और जिसके तहत ये कहा जाता है कि रघुनाथ राव को समर्थन कंपनी नहीं करेगी। उधर फ्रांसीसी कंपनी भी मजबूत हो रही, और एक संधि होती है जिसको बड़गांव की संधि कहते हैं। इसके तहत रघुनाथ राव को पेंशन दी जाती है और पेशवा माधव नारायण राव ही बनता है। ये अंग्रेजों के लिए एक तरीके की अपमानजनक संधि इसलिए थी। ये आगे चल के फिर एक क्या होती है, लास्ट में एक फाइनल संधि होती है 1882 के करीब, जिसको बोलते हैं सालबाई की संधि। एक अपमानजनक संधि इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जल्दबाजी में संधि की, नहीं तो चाहते तो अंग्रेज जो है इसको, जो मराठा साम्राज्य क्योंकि कमजोर हो चुका था, तो इसको भी कब्जे में कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि अभी जो है मैसूर भी कब्जे में लेना है, तो दोनों को क्रमबद्ध तरीके से कब्जे में ले, इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के लिए थोड़ा सा अपमानजनक संधि थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहानी बता दी। अब ये सब होता कैसे है, ये भी समझना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर 1782 तक चलता है, उसी के दौरान ये सब होता है। कारण क्या है सर ये अंग्रेजों और मराठों का युद्ध का? तो कारण मैंने बताया कि नारायण राव जो रहता है, अपने चाचा जो रघोबा है, रघुनाथ राव के हाथों मारा जाता है। रघोबा उसकी मृत्यु कर देता है, और जब रघोबा उसकी मृत्यु कर देता है, तो जो 12 भाई परिषद है, नाना फडणवीस लोग हैं, वो इसको जो है पेशवा मानने से इनकार कर देते हैं, इसको भगा देते हैं और माधव नारायण राव को पेशवा बनाते हैं, जिससे भाग के जाके जो सूरत की में ये बम्बे प्रेसिडेंसी जो रहती है, इसके साथ एक संधि करता है 1775 में, जिसको सूरत की संधि कहते हैं। और इसके संधि के अनुसार रघुनाथ राव को 2500 ब्रिटिश सैनिक प्राप्त होंगे और बदले में सालसेट और बसिन का क्षेत्र दिया जाएगा। लेकिन फोर्ट विलियम जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, उसने सूरत की संधि को मानने से मना कर दिया तथा मराठों के साथ एक अलग संधि की, जो सारी कहानी मैंने बताई आपको, पुरंदर की संधि की 1776 में। इस संधि के अनुसार कंपनी रघुनाथ राव को जो समर्थन दे रही है उसको वापस कर देगी, क्योंकि उधर फ्रांसीसियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। तो कंपनी के डायरेक्टर ने वारेन हेस्टिंग कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे, उन्होंने वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर था यहाँ का, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था बाद में, तो यही इसी को सलाह दी कि आप जल्दी से एक्टिव पॉलिसी अपनाते हुए जल्दी से इस मामले को शांत करो। और इसी की वजह से, क्योंकि फ्रांसीसी जो है उधर बढ़ रहे, तो वारेन हेस्टिंग ने फिर 1782 में सालबाई की संधि की। और इसी सालबाई की संधि से पहला जो है, जो एंग्लो मराठा वार है, वो समाप्त होता है। और देखो, और फिर क्या होता है, अंग्रेज, ये जो सालबाई की संधि होती है किसके बीच होती है, अंग्रेजों और मराठों के बीच में होती है। तो ये कहा जाता है कि ये संधि जो थी ना, ये 20 साल का युद्ध विराम होगा, क्योंकि दूसरा जो युद्ध होगा अंग्रेजों और मराठों का, वो 1803 में होता है। तो ये कहा जाता है, किस संधि के बारे में कहा जाता है कि 20 साल का युद्ध विराम है, तो दिमाग में रखना कि ये जो सालबाई की संधि है ना, इसी को बोला जाता है कि ये 20 साल का युद्ध विराम है, जो अंग्रेज और मराठों के बीच में। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। अब क्या होता है कि 20 साल के युद्ध के विराम के बाद उधर अंग्रेज तो मजबूत होने लगते हैं, और टीपू की भी मृत्यु, जो मैसूर के युद्ध से ये लोग निपट चुकते हैं, और चौथा मैसूर युद्ध हो जाता है, और 1799 में उधर टीपू जो रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये फुर्सत है, अब तो ये किसी भी तरीके से जो मराठा है उसको मिला ही सकते हैं। और उधर मराठों में भी आंतरिक कलह बढ़ने लगती है।
आंतरिक कड़ाह बढ़ने के दौरान होता क्या है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे जन्म लेता है। उधर देखो जो बाजीराव सेकंड जो पेशवा बनता है बाद में, ये बहुत कमजोर रहता है। बाजीराव सेकंड जो पेशवा बनता है कमजोर रहता है। 1795 से ये 1818 तक ये पेशवा बनता है। तो अब देखो जैसे 1795 में बनता है ना, तो ये 1803 की बात हो रही है। तो बालाजी जो सेकंड रहता है ये थोड़ा सा कमजोर पेशवा रहता है। ठीक है, तो अब देखो इसके विषय में आपको थोड़ा सा बताता हूँ एक्सप्लेन करते हुए। तो बालाजी पेशवा जो रहता है ये अपने इसके दो मराठा सरदार रहते हैं, मतलब कि जो दौलत राव सिंधिया रहते हैं और यशवंत राव होलकर रहते हैं। तो ये काम करता है इन दोनों में आपस में, दौलत राव सिंधिया में और यशवंत राव होलकर, इन दोनों में आपस में दुश्मनी चलती रहती है। तो पेशवा क्या करता है, जो बाजीराव सेकंड है, ये जो दौलत राव सिंधिया है इसको अपना एडवाइजर बना लेता है। जिससे क्या होता है, यशवंत राव होलकर जो है नाराज हो जाता है। और जब ये नाराज हो जाएगा तो बहुत सारे अपने लोगों को जो सिंधिया का क्षेत्र है ना उसमें भेजेगा, लूट मार करेगा, चोरी करवाएगा, जिससे जो है ये सिंधिया परेशान हो जाता है। और ये सिंधिया जाके बाजीराव सेकंड को कहता है कि देखो, मतलब कि पेशवा को कहता है कि पेशवा, हम तो मतलब कि आपके एडवाइजर भी हैं और हमारे साम्राज्य में ऐसा होता है और ये सारा कुछ करवा रहा है यशवंत राव होलकर, तो आप इसको मना करिए। तो होता क्या है कि पेशवा मना करता है लेकिन मानता नहीं है। तो गुस्से में आके ये जो बाजीराव सेकंड है और ये जो दौलत राम सिंधिया है, यशवंत राव होलकर का एक भाई रहता है बिठूर जी, इसके मतलब कि एरिया में आक्रमण कर देते हैं। जिससे ये जो यशवंत राव होलकर है अब ये नाराज हो जाता है। तो ये नाराज होकर पूना के पेशवा जो बाजीराव है ना उसी पे हमला कर देता है। और जब बाजीराव पे हमला करेगा तो बाजीराव को ये हरा देता है। बाजीराव सेकंड की बात हो रही, ये हरा देता है और पूरे पूना को ही कब्जा कर लेता है। अब अंग्रेजों को तो और मौका मिल गया। अब बाजीराव भाग के क्या करता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो यहीं पे जब अंग्रेजों के पास चला जाएगा तो अंग्रेजों को तो यही चाहिए ही, कोई हमारे पास आए, फिर देखो किस तरीके से हम उसको कब्जा करते हैं। तो अब इस समय देखो 1802 की बात है। तो जब ये वहां जाता है तो जो वेलेजली है इस समय गवर्नर जनरल रहता है, वो इससे करता है एक सब्सिडरी अलायंस कि भाई आप हमसे मतलब कि संधि करो, जिसके तहत फिर जाके हम आपका मामला सेटल करेंगे। और जो ये क्या कहते हैं, ये वेलेजली रहता है, फिर बाकी के जितने भी वहाँ पे सरदार रहते हैं मराठा संघ के, सबके साथ संधि करता है कि हम मामले को शांत करा रहे, सबके साथ संधि करो और ये मामले को दबाओ। देखो ये जो यशवंत राव होलकर है ना, ये कभी अंग्रेजों से युद्ध हारा नहीं है, लेकिन जब ये सब संधि करने लगे तो उसको भी मजबूरी में संधि करनी पड़ी। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मराठा संघ का हिस्सा था जो कभी भी अंग्रेजों से हारा नहीं। तो कौन है वो, आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजों से हारा नहीं। ठीक है, हारा नहीं, तो ये नाम है होलकर। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। ठीक है, चलो अब देखो अंग्रेज क्या करेंगे, इन सब के साथ अलग अलग संधि करेंगे। तो बाजीराव जो सेकंड रहता है इसके साथ संधि करते हैं बसीन की संधि 1802 में। ये सब सब्सिडरी अलायंस है, सहायक संधियां हैं। और जो भोसले रहते हैं इनके साथ देवगांव की संधि करता है 1803 में। सिंधिया के साथ संधि करता है सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में। और राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ करता है 1805 में, 4 में नहीं, तो 1805 में करता है होलकर के साथ संधि राजपुर घाट की। और ये एकमात्र सरदार मराठा सरदार रहते हैं जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं होते हैं। देखो ये सारा क्रम जो है किस से किस कौन सी संधि होती है, ये सब सवाल बनते हैं, सब सवाल पूछा जा सकता है। तो एज भी याद, मतलब कि जो डेट है वो भी याद रखनी है और जो क्रम है या जिनके साथ जो संधि होती है वो भी याद रखना है। अब देखो मैंने एक मतलब कि मजाक के तरीके से याद करने का तरीका है, अब आपको सही लगे तो याद कर लेना, कोई मतलब कि रूल नहीं है, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। तो मैंने किस तरीके से याद किया कि सबका पहला पहला अक्षर उठा लिया, बाजीराव, बसीन, भोसले, देवगांव, सिंधिया, सुरजी हजन और राजपुर घाट से होलकर, इस तरीके से कहा। तो बाजी बाजीराव और बसीन से बाबा कन बना दिया, भोसले से भो ले लिया, देवगांव से देव ले लिया, सिंधिया से सिंह ले लिया, ठीक है, और सुरजी से सूजी ले लिया, राजपुर से रहेजा ले लिया, होलकर से हा ले लिया और हमेशा तो ऐसे लिख दिया। तो एक कोड जैसा बना लिया कि मुझे याद रहे। तो ऐसा बना लिया कि बाबा भोदेव सिंह की सूजी रहे हमेशा। बस एक कॉमेडी है भाई, कुछ भी बना के याद करने से हमको मतलब है। तो ये याद रखा कि बाबा भोदेव सिंह की सूजी रहे हमेशा, बस ये दिमाग में रखो, इससे हमको याद हो जाता है। और करना क्या है, सवाल सॉल्व करना है। अब देखो जैसे संधि हो जाती है बाद में, अब जो संधि हो गई सब कुछ ठीक चल रहा,
उसके बाद अब देखता है जो मतलब कि गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग बनता है। तो वो क्या काम करता है, अब अंग्रेजों को कह मतलब कि मराठों को कह देता है कि अब टाइम आ गया है कि अब कोई पेशवा वसवा नहीं रहेगा, हम डायरेक्ट रूल करेंगे, इनको सबको हटाओ क्योंकि ये कमजोर हो चुके हैं। तो अंग्रेजों ने पेशवा का पद ही जो 1817 में समाप्त कर दिया, और बाजीराव जो सेकंड था इसको पेंशनर बना के कानपुर बिठूर भेज दिया, और 1818 में आते हैं मेलकम जो है इसको पराजित करके पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य जो है अपने कब्जे में ले लेता है, और कह देते हैं कि अब कोई मराठा सरदार नहीं रहेगा। इस तरीके से पूरे जो मराठा का जो एंग्लो मराठा युद्ध होता है तीसरा, वो भी समाप्त होता है 1817-18 में, और पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य भी इनके अंडर में आ जाता है। इसके संदर्भ में कुछ और चीजें हैं, देख लो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग जो है इसके समय में मेलकम और कर्नल हिस्लाफ ने पिंडारियों का दमन किया, जिनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय में हुई थी। तो पिंडारियों का दमन किसने किया, मेलकम और कर्नल हिस्लाफ ने। मेलकम जो है इन पिंडारियों को पता है क्या कहता था, कि ये तो मराठों के शिकारी कुत्ते हैं। तो देखो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा का पूरा, और जो एक पहले वीडियो आया था, पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य जो है मैंने क्रमबद्ध तरीके से एक एक अक्षर करते हुए आपको इतना बढ़िया से बता दिया ना। अब इसके बाद भी भूल जाते हो तो मेरी क्या गलती है भाई, कोई भी सवाल इससे बचता नहीं है, और कहानी के रूप में इतना बेहतरीन बता दिया कि बच्चे को भी याद हो जाए। तो 2 बार 3 बार वीडियो सुनो, जितना जब तक याद ना हो जाए, और उसके बाद मराठों वाला चैप्टर आप कहीं भी देखना, इससे बढ़िया कोई बताए, या मतलब कि याद करने का जो क्रम है इस तरीके से कोई बताए तो बताना, ठीक है। वही काम करना है आपको कि इस नंबर पे 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले लेनी है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दूंगा, और मतलब कि पीडीएफ आपके सामने हो जाएगी। तो सामने रख के उसको प्रिंट आउट करा के ये सारा जो चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। मॉडर्न हिस्ट्री जो है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा, और आपका अब ये जो चीज़ें हैं जल्दी जल्दी ही कंप्लीट होंगी, ठीक है। और चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है हम पंजाब उसको भी देखेंगे। तो हमने मतलब कि बंगाल कवर कर लिया, देखो जो बंगाल कवर कर लिया, उसके बाद हमने जो मैसूर है वो कवर कर लिया, मराठा कवर कर लिया। अब ये बचता है पंजाब और अवध, और हैदराबाद का उधर कब्जा में हो ही गया हैदराबाद। उससे भी सहायक संधि, वो अंग्रेजों का विरोध ही नहीं करता है कभी, तो उसको ज़्यादा मतलब कि दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये सब हो जाएगा उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अंग्रेजों की जो पॉलिसी रहती है ना, बहुत सारी पॉलिसी हैं, उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी क्या बताऊं, ठीक है। तो वहां से समझेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, और मराठा तक की सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में ले ली, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।